दोस्तों बात है 1945 की। वर्ल्ड वॉर टू का टाइम था और वर्ल्ड वॉर टू में फूड की सप्लाई शिफ्ट होने की वजह से डच नीदरलैंड के अंदर में फेमाइन आता है। और उस समय यूरोप का जो सिस्टम था, मेडिकल सिस्टम, उसके अंदर में रिकॉर्ड कीपिंग काफ़ी अच्छा था। तो जो हमारे कुछ लोगों की तो डेथ हो जाएगी उसके अंदर में, जैसे 40-60,000 लोगों की तो डेथ हो जाएगी, लेकिन काफ़ी सारे लोग स्टारवेशन के कारण अंडर नरिश्ड हो जाते हैं। मीन्स उनको माल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ता है। अब उन लोगों को 40 ईयर तक फॉलो किया जाता है और उसमें देखा जाता है जब वो बेबी थे, जिस समय स्टारवेशन हुई थी 1945 के अंदर में, तो काफ़ी सारे लोग जो कि 10 साल से कम उम्र के बच्चे हुआ करते थे, उन सबको फॉलो किया जाता है 40 ईयर तक और देखा जाता है उनके अंदर में उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ होते हैं कि जो इफ़ेक्ट उनका स्टारवेशन का इफ़ेक्ट 1945 में हुआ था वो कंटिन्यू था 40 ईयर के बाद भी। जैसे अगर कोई बच्चा कमज़ोर था तो उसको आप बाद में एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाओ, उसको फूड वगैरह अगर अच्छे से उपलब्ध करवाओ, तब भी वो बच्चा कमज़ोर रह रहा था या उसकी मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था उसका, या उसको आप आगे प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट वगैरह प्रोवाइड तो करवा पा रहे थे, लेकिन उसकी बॉडी उसको कंज्यूम, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी। तो ये सब चीज़ें कैसे, अगर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में, टाइम फ्रेम के अंदर में, आपकी होल लाइफ के अंदर में, अगर एक पर्टिकुलर टाइम जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसमें आप वल्नरेबल होते हो, उसके अंदर अगर स्टारवेशन होती है तो वो आगे कंटिन्यू कैसे करती है। और इसके अंदर में एक और शॉकिंग फैक्ट जो इनको पता चला वो ये कि इवन उनकी नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर भी इसका इफेक्ट था और नेक्स्ट उनके ग्रांड चिल्ड्रन के ऊपर भी इसका इफेक्ट था। तो मतलब कोई चीज़, एक पर्टिकुलर इवेंट जिसने उनको इफेक्ट किया 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए, जितना भी उनको इफेक्ट किया, वो कंटिन्यू था उनकी नेक्स्ट जनरेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में भी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, एक तो ह्यूमन कैपिटल का कितना लॉस होता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपको न्यूट्रिशन अच्छे से उपलब्ध नहीं होती तो उसका आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के ऊपर या ह्यूमन कैपिटल के ऊपर कितना असर हो सकता है वो असर कंटिन्यू होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी। इंडिया के अंदर में अगर बात करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 14% के करीब में अंडर न्यूट्रिशन है पूरी पॉपुलेशन के अनुसार। मतलब आप समझ सकते हो कि 25 करोड़ के करीब में अंडर नरिशमेंट है। और 2019 का वर्ल्ड बैंक का डाटा हमें कहता है कि जो भी हमारी वर्क फोर्स है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर में आपको स्टारवेशन का सामना करना पड़ता है तो वो इफेक्ट कंटिन्यू होता है और वो प्रोडक्टिविटी के अंदर में झलकेगा। जैसे अगर आप एजुकेशन के लिए जाओगे तो मैथमेटिक्स, एरिथमेटिक्स, आपको जो भी लर्निंग होगी वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी, जो आपके वर्कर थे वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते थे। तो वर्ल्ड बैंक का डाटा कहता है कि 43% कम प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंडियन वर्कफोर्स वर्क कर रही है। तो ये काफ़ी सीरियस मुद्दा है। ये हमारी कन्वर्सेशन से क्यों रिलेटेड है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके अंदर में भी हमारा फर्स्ट फोकस होगा बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। बायोटेक्नोलॉजी एक प्रॉमिसिंग फील्ड है। वो एक तो आपको कारण बताएगी इसके बारे में, ठीक है, ये कारण आएगा एपिजेनेटिक्स के अंदर में, जो हम आगे देखेंगे क्या कारण हो सकते हैं या क्यों ये सब चीज़ें होती हैं, क्यों ये कंटिन्यू होता है। बेसिक बात ये है क्यों ये कंटिन्यू होता है। अगर आप कोई इवेंट आपकी लाइफ के अंदर में आपको इफेक्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, वो आगे कैसे कंटिन्यू करेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ और इसके अंदर में आगे हम कॉज वगैरह भी देखेंगे इसके बारे में कि ये सब चीज़ें क्यों देखने को मिलती हैं। तो हमारी सीरीज़, हमारा फोकस होगा इसके अंदर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे 2021 प्रीलिम्स के लिए। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, 2018 के लिए मैंने वीडियो बनाई थी और काफ़ी ज़्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंट थी। 2019 के लिए भी, 20 के लिए भी काफ़ी ज़्यादा, और इस साल भी 11 क्वेश्चन के करीब आए थे। और वो 2 साल पुरानी सीरीज़ थी और 11 में से 5 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व किए जा सकते थे और कुछ क्वेश्चन तो मतलब आउट ऑफ द कंटेक्स्ट भी थे जो कि अलग तरीके से आए थे। तो उनको करंट अफेयर वगैरह तो मैं भी कवर नहीं किए थे उस समय। लेकिन इस साल की सीरीज़ के अंदर में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक देखेंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर में हम 2 साल के करंट अफेयर भी कवर करेंगे। फर्स्ट वीडियो हमारी बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर होगी, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक हम कवर करेंगे इसके अंदर में। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सिलेबस से अगर स्टार्ट करते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या सिलेबस होता है, प्रीलिम के अंदर में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या इसके लिए स्टडी करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर आपको क्वेश्चन है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो पहली बात, आपको, अगर आप इस कोर्स को देख रहे हो तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? बिकॉज मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखी गई हैं। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके लिए ईजी होंगी। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं कोई भी बुक आपको रिकमेंड नहीं करता और बुक पढ़ना आपके लिए वेस्टेज, एक टाइम का वेस्टेज होगा अगर आप किसी बुक को कवर करते हो। लेकिन काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, कुछ बेसिक कवर होनी चाहिए, वो आप यहाँ से कवर करोगे। इन लेक्चर्स के अलावा आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, ये द बेस्ट हैं, ठीक है।
आपने जिन्होंने पहली वाली सीरीज़ देख के रखी हुई है उनको पता ही होगा कि काफ़ी अच्छे से लेक्चर बने हुए हैं। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके बारे में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर सिलेबस की बात करते हैं, प्रीलिम के लिए कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, वहाँ पे जर्नल साइंस लिखा हुआ है, लेकिन प्रीलिम के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्चुअल के अंदर में मेंस का जो सिलेबस है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेंस का अगर आप सिलेबस देख लो तो वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर में, सिलेबस के अंदर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। तो ये काफ़ी वेग सी स्टेटमेंट है इसके अंदर में, एवरीडे लाइफ के अंदर में मतलब साइंस का क्या क्या यूज़ हो सकता है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए सेम सिलेबस आप इसको मान सकते हो। ये वैसे मेंस का सिलेबस है लेकिन प्रीलिम में भी अब यहीं से क्वेश्चन आते हैं। पहले जो था एनसीईआरटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब एनसीईआरटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करती। जैसे अगर बात करते हैं 2020 के प्रीलिम्स की, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसको आप बोल सकते हो कि एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन था, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पूछा था, जो कि काफ़ी सिंपल था अगर आपका बैकग्राउंड हो बायोलॉजी से। अदरवाइज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि अगर आपको ना पता हो किसी चीज़ के बारे में। लेकिन कुछ टेक्निक्स हैं जिनको, जो यूनिवर्सल टेक्निक हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे। क्वेश्चन वगैरह भी इसके अंदर में काफ़ी सारे देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट हमारा आता है अचीवमेंट ऑफ इंडियन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था, वैसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता कि इंडियन की क्या अचीवमेंट है, लेकिन हम ये वाला टॉपिक भी कवर करेंगे जो कि मेंस के लिए होगा। नेक्स्ट आता है अवेयरनेस, आईटी की फील्ड में, स्पेस की फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें अगर बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, आप मान सकते हो 20 to 30% हमारा कवर कर लेता है। बायोटेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेस, फिर डिफेंस आ जाएगा, और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे इस बार क्वेश्चन था नैनो ट्यूब के ऊपर, जो कि मैंने आपको कवर करवाया था। उसके अलावा रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी मैंने आपको कवर करवाया था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन था इस साल। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे, कैसे इनको यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और जिनको पीडीएफ वगैरह की आवश्यकता होती है, जो कि पीडीएफ वगैरह मांगते रहते हैं, तो वैसे मैं जैसे वीडियो कंप्लीट होती है उसके लास्ट के अंदर मैं इनको देता हूँ। बट अब हम ऐसा किया करेंगे, जो भी हमारी वीडियो हुआ करेगी उसके साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको मिलेगा लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, और ये वाला है टेलीग्राम चैनल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ इस टाइम, तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी मैं आपको बता दिया करूँगा, जैसे हमारा न्यू वीडियो आएगा उसके साथ साथ में ये सब चीज़ें हम उसके साथ में डालते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और अभी अगर बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, हेल्थ, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी, जर्नल साइंस, आईपीआर, रोबोटिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफेंस, स्पेस, इन सब टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं। और इनके साथ के अंदर में जो भी करंट अफेयर वगैरह होंगे, जैसे मैंने 2 साल के बोला, जैसे हेल्थ के अंदर में कोविड काफ़ी इंपॉर्टेंट था इस साल के लिए भी, लेकिन यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया, ना इकोनॉमी के अंदर में, ना हमारा हेल्थ साइंस के टॉपिक के अंदर में। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो इसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, और फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं। फर्स्ट आता है डीएनए, उसका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर में जीन, जीनोम एंड जंक डीएनए। फिर आता है डीएनए जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर पहले भी 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके अंदर में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक रीड आएगा जो 2003 के अंदर खत्म हुआ था, राइट 2016 में स्टार्ट हुआ। फिर ह्यूमन माइक्रोबायोम क्या होता है, अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड सी टर्म है और एक ही पर्टिकुलर एरिया में काम किया जा रहा है। फिर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट आएगा। फिर 100,000 जीनोम एशिया प्रोजेक्ट, मानव ह्यूमन एटलस इनिशिएटिव, इंडिजीन प्रोजेक्ट एंड उम्मीद इनिशिएटिव, ये करंट अफेयर के अंदर में आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो ये हमारा कवरेज। उसके अलावा आएगा फॉरेंसिक साइंस के अंदर में, रिसेंट के अंदर में काफ़ी चर्चा के अंदर है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल, 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके अलावा स्टेम सेल, क्लोनिंग, जीन एडिटिंग, जीन थेरेपी, क्रिस्पर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सरोगेसी बिल, थ्री पेरेंट बेबी मैंने आपको करवाया था, उसके ऊपर इस साल क्वेश्चन था। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, 7th आएगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ट्रांसजेनिक, बीटी कॉटन, ब्रिंजल, मस्टर्ड, गोल्डन राइस, इनको कवर करेंगे। उसके अलावा 3D प्रिंटिंग कवर करेंगे, जिसके अंदर बायो इंक का कंसेप्ट कवर करेंगे। उसके अलावा हमारे पास आएगा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे टिश्यू कल्चर, डीएनए बारकोडिंग, जेनेटिक मार्कर, जीन साइलेंसिंग, एपिजेनेटिक्स, जीन डोपिंग, बायोसेंसर एक्सेट्रा। और उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का जो मीन्स रिलेटेड कुछ मटेरियल आएगा, जिसके अंदर में बायोटेक्नोलॉजी कितनी डेवलप्ड है इंडिया के अंदर में, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है 2018 में। तो ये मैंने पिछली वाली सीरीज़ में भी कवर किया था, लेकिन ये वाली सीरीज जो होगी एडवांस होगी। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एडवांस लेवल के ऊपर होंगे, लेकिन काफ़ी सिंपलिस्ट
तरीके से मैं आपको समझाऊंगा इनके बारे में, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। लेकिन अभी जैसे जैसे हमारी सीरीज़ चल रही है वैसे वैसे आप इसको अगर आप करते रहोगे कमेंट वगैरह तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाद में फिर कमेंट करना, बाद में रिप्लाई करना उसका काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो वीडियो आपको अवेलेबल हुआ करेगी। फर्स्ट वीडियो तो हमारी 6 PM डेली हम वीडियो अपलोड किया करेंगे। ठीक है, ताकि आप कंटिन्यूटी मेंटेन कर सको और देख सको एक्चुअल के अंदर में अगर कोई आपको डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो इसके अंदर में अगर हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे जो कुछ अगर बेसिक कंसेप्ट हम देख लें। आइंस्टाइन का कोट है, इथिक्स के अंदर में भी क्वेश्चन इस टाइप का आपको पूछा जा सकता है, इमेजिनेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। आइंस्टाइन के द्वारा बोला गया नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, इमेजिनेशन। अब यहाँ पे हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हमारे बारे में हैं उनको अंडरस्टैंड करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे इमेजिनेशन नॉलेज से इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के कंटेक्स्ट में हम किस चीज़ को नॉलेज मानते हैं, मेमोरी को। ऑब्वियसली हम अपनी मेमोरी को नॉलेज समझ के बैठते हैं, और आइंस्टाइन के द्वारा बोला जा रहा है कि इमेजिनेशन मेमोरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने की जो आवश्यकता है, 1937 के अंदर में अल्बर्ट एस जेट, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1937 में, विटामिन सी की डिस्कवरी की थी इनके द्वारा। तो इनके द्वारा वहाँ पे बोला गया डिस्कवरी, इनके द्वारा डिस्कवरी का मीनिंग बताया गया, एक्चुअल में डिस्कवरी होती क्या है। इनके द्वारा डिस्कवर किया गया विटामिन सी, और इनके द्वारा बोला गया कि एक्चुअल में डिस्कवरी क्या होती है। तो इनके द्वारा बोला गया डिस्कवरी कंसिस्ट ऑफ सीइंग व्हाट एवरीबडी हैज़ सीन एंड थिंकिंग बट नोबडी हैज़ थॉट। तो क्या बोला गया, ऐसी चीज़ जिसको सब लोग देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सब लोगों के द्वारा देखा जा रहा है, लेकिन उसके बारे में इस तरीके से सोचना जो कि किसी ने नहीं सोचा हो, उसको हम बोलेंगे डिस्कवरी। इन दोनों को अगर आप रिलेट करोगे तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, एक आता है मेमोरी, मतलब हमारे IAS एग्ज़ाम के अंदर एक मेमोराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी वगैरह की तो एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन मेमोरी से भी ऊपर एक चीज़ है जिसको बोलते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के अंदर आपके पास जो मेमोरी है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, आप उसको यूज़ करते हो और उससे कुछ नई चीज़ क्रिएट करते हो। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर में आती हैं। जैसे अगर मान लो UPSC में कुछ चीज़ें तो स्टेट होती हैं, कुछ आपको डायरेक्ट मेमोरी से बोलेंगे कि हाँ आप इन चीज़ों को, जैसे आपको अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर स्टेम सेल, व्हाट आर देयर एप्लीकेशन, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टेम सेल लिखो और वहाँ से काम चल पड़ेगा आपका। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं जिनके अंदर में आपको बोला जाता है कि आप कोलैबोरेट करो इन्फॉर्मेशन को, जो मेमोरी है उसको आपको रिकलेक्ट करते टाइम उसको मल्टी डायमेंशन में कोलैबोरेट करना है। जैसे हमारे पास में पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर क्वेश्चन था इकोनॉमी के अंदर में, तो उसमें बोला गया था 1991 के बाद में पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको एनालाइज करना है आपने। तो जब उनको एनालिसिस की बात आएगी तो उसमें सिर्फ मेमोरी आपकी काम नहीं आएगी। यहाँ पे बोलने का सिंपल मतलब ये है कि मेमोरी का अपना प्लेस होता है, और उसके साथ में इमेजिनेशन, या उसको कैसे रिकोलेक्ट करके किस तरीके से उसको मल्टीपल तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको लिखना है, चीज़ों को समझना है। UPSC IAS के प्रीलिम के क्वेश्चन में भी काफ़ी सारे अप्लाइड काइंड के क्वेश्चन होते हैं जिनको आप डायरेक्ट मेमोरी से सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन वो अप्लाई करके करने पड़ते हैं। सेम यहाँ पे साइंस के लिए भी एप्लीकेबल है, चीज़ों को पहले समझना है। यहाँ पे बोलेगा इमेजिनेशन मोर इंपॉर्टेंट है नॉलेज से, तो नॉलेज आपको लेनी है यहाँ से, मेमोरी वगैरह के अंदर में आपको फीड करना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। उससे जो हमारे पास में एक इमेजिनेशन आप कर पाओगे, जब आपके पास में इन्फॉर्मेशन होगी आपको अच्छे से समझ आएगी, फिर उसके बाद इमेजिनेशन अप्लाइड पार्ट, मीन्स आप समझ सकते हो यहाँ से आप नॉलेज लोगे और इमेजिनेशन वाला जो पार्ट है इसको आप कवर करोगे टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज में मल्टीपल डायमेंशन से एक कंसेप्ट को कवर करके आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सिर्फ आप, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मेमोरी के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स वो जब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा उनको उनसे सॉल्व नहीं होगा, मेंस के अंदर में घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस होगा। कुछ क्वेश्चन वगैरह भी दूंगा मैं आपको जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी इमेजिनेशन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, आप अलग अलग तरीके से इसको कलेक्ट कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानबाजी होगी। अब स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले डच के बारे में हमने बात की, नीदरलैंड के बारे में बात की कि वहाँ पे फेमाइन आता है और उनकी नेक्स्ट जनरेशन 2 जनरेशन तक हमें देखने को मिलता है उसका इफेक्ट था। सेम कंटेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारे इंडिया के अंदर में 1943 के अंदर में फेमाइन आता है। क्यों आता है? क्योंकि ब्रिटिशर के द्वारा सप्लाई जो थी, फूड की सप्लाई, उसको मूव कर दिया जाता है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। उनके द्वारा जापान से फाइट कर रहे होते हैं तो उनके द्वारा मूव कर दिया जाता है सप्लाई को, और बंगाल के अंदर में फेमाइन आता है और काफ़ी सारी पॉपुलेशन, मतलब ऑलमोस्ट जितनी पॉपुलेशन थी, स्टारवेशन तो सबके अंदर होती है, अंडर नरिशमेंट सबके अंदर होती है। बोलने का मतलब ये है जब भी अंडर नरिशमेंट आपको एक पर्टिकुलर जनरेशन के अंदर में एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होगी, उसका इफेक्ट हो सकता है आज की जनरेशन तक भी बंगाल के अंदर देखने को मिल रहा है। इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ऐसा क्या, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि इफेक्ट ये पास ऑन हो रहा है? ऐसे अब एक साल के लिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आगे कैसे पास ऑन हो रही है, वो क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे अगर बात करते हैं
नेक्स्ट बात करते हैं अपने कंटेक्स्ट के अंदर में। अगर अभी इस टाइम हम अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है और इसको कौन मैनेज कर रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अगर बात करते हैं अभी इस टाइम सांस लेने की, हम सांस ले रहे हैं, जैसे मैं अगर इस टाइम सांस लेता हूँ, आप कंटिन्यूसली सांस ले रहे हो, थोड़ी थोड़ी सेकंड के अंदर सांस ले रहे हो। अब इसका आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, मतलब आपकी बॉडी में ऐसा क्या चीज़ है जो अंदर जा रही है और इसको मैनेज किया जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर में, हमारी बॉडी में जैसे हाथ के ऊपर सेल होते हैं, मुंह के ऊपर सेल हैं, पूरी बॉडी के अंदर में सेल से मिलकर बनी हुई है। तो एटलीस्ट हमारे पास में लगभग 50 से 70 ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर में। तो ऐसे छोटे छोटे सेल हैं जो कि अपनी मैनेजमेंट खुद कर रहे हैं, हमारे द्वारा उनकी मैनेजमेंट नहीं की जा रही है। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, डीएनए डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सिर्फ उसके लिए बेस बनाया जा रहा है ताकि आपको समझ आ सके। जैसा मैंने आपको बोला, आप इमेजिन कर सको चीज़ों को। मेमोरी के अंदर में आप फीड कर सकते हो, डीएनए में बोलूँगा बेसिक यूनिट है, जेनेटिक मटेरियल है, हेरिडिटरी है, तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जब उसको अप्लाई करने की बात आएगी तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे इकोनॉमी के अंदर अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करते हैं तो आप मेमोराइज़ कर सकते हो कि 4 कंपोनेंट है फॉरेक्स रिजर्व के, कौन ज़्यादा है कौन कम है। लेकिन जब आपको अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, आप अगर आपने देखे हो क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इनमें से कौन सी चीज़ हमारे फॉरेक्स रिजर्व को इंक्रीज़ करेगी या डिक्रीज़ करेगी। तो उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो हमने क्या देखा, हमारी बॉडी के अंदर में 70 ट्रिलियन के करीब में सेल हैं। जब भी आप फूड अपनी बॉडी के अंदर लोगे तो वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर टूटेगी। अब यहाँ पे छोटे पार्ट में टूट के वो बनेगी ग्लूकोज के अंदर में। ग्लूकोज एक शुगर है, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपके दिमाग के अंदर इस टाइम आ रहा होगा, तो ग्लूकोज एक शुगर है और उसके अंदर में हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम से मिलके वो बना होगा। अब वो जो ग्लूकोज है उसको हमारी बॉडी के अंदर में हर सेल के अंदर में वो ब्लड के थ्रू हर सेल के अंदर जा रहा है, हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल में जा रहा है। और हमारी बॉडी के जब उससे एनर्जी को खींचा जाएगा, जब उस ग्लूकोज से एनर्जी को खींचने की बारी आएगी, तो लिटरली हमारी बॉडी उसको तोड़ती है, एटॉमिक लेवल के ऊपर उसको तोड़ती है। मतलब एक तरीके से जिसको बोलते हैं ना चीरना फाड़ना, उस तरीके से ग्लूकोज को किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। और हमारे सेल उसको तोड़ेंगे और उससे फ्री इलेक्ट्रॉन आसपास फेंकेंगे। जैसे आप किसी चीज़ को तोड़ते फोड़ते हो, जैसे प्लास्टिक है उसको तोड़ोगे, उसके बाद उसके छोटे छोटे कण होंगे आसपास के एरिया के अंदर चले जाएंगे। वैसे ही हमारी बॉडी उसको फाड़ती है। हमारी बॉडी के अंदर में हर एक सेल में बात कर रहा हूँ 70 ट्रिलियन 50 ट्रिलियन सेल, वो सब इसको कर रहे हैं एट ए टाइम, वो ऐसा काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली। उसको तोड़ेंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं आसपास, मतलब वो कहीं भी इधर उधर आसपास घूमते रहते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो इतने डेंजरस होते हैं, जैसे उनको फ्री रेडिकल बोला जाता है, वो आपकी बॉडी को तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब वो आपकी बॉडी को खा जाएंगे अंदर से, अगर उनको वैसे ही रहने दिया जाता है। तो ऑक्सीजन क्या करती है, जैसे मैं इस टाइम अगर सांस ले रहा हूँ, ये ऑक्सीजन जाएगी मेरे पास लंग के अंदर में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जाएगी आपके लंग के अंदर में पहुँचेगी और लंग से आपका ब्लड इसको सक करेगा और ये आपकी हर सेल के अंदर जाएगी। और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल रहे हैं जो आसपास घूम रहे हैं, और वो आपके सेल को तोड़ सकते हैं, मतलब लिटरली वो आपके डीएनए को फाड़ देंगे, इतने पावरफुल होते हैं। तो उनको ये कैंसिल कर रही है, तभी हम सांस ले पा रहे हैं, जिंदा हैं। अगर सांस लेना भी छोड़ दें थोड़े टाइम के लिए तो आपकी बॉडी को खा जाएगा, जो भी आपके फ्री रेडिकल्स हैं वो आपकी बॉडी को खा जाएंगे। अब क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो ये, 50 to 70 ट्रिलियन सेल हैं, ठीक है। पहले हमने देखा कि कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन प्रॉब्लम आगे जा रही थी। अभी हमने देखा 50 to 70 ट्रिलियन के करीब में सेल हैं, हर सेल ये काम कर रहा है। लेकिन हर सेल को कौन बता रहा है कि ये काम करना है। जैसे आपने सुबह उठना है, खाना है, पीना है, वो सब चीज़ें तो आपको पता है, वो तो आप आराम से कर लेते हो। लेकिन 70 ट्रिलियन सेल को कौन वो इन्फॉर्मेशन उसको बता रहा है, ये हमारे ब्रेन का काम नहीं कि ब्रेन हर सेल को जाके बताएगा, क्योंकि ब्रेन खुद सेल से मिलके बना हुआ है। तो इतने सारे सेल को कौन सी चीज़ है जो कि इस सिस्टम को मैनेज करके बैठी हुई है। अब ये कैसे मैनेज हो रहा है सिस्टम, इसके अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आता है कैंसर का। तो कैंसर, यहाँ पे 2 टाइप के कैंसर बताए गए हैं। ऊपर है हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर, नीचे है हमारे पास में लंग कैंसर। इसके अंदर में आप देख सकते हो कि छोटा मोटा आपको एक डार्क सा गोला दिख रहा है। अब ये क्या चीज़ है, पहले अगर हम समझते हैं, जो भी हमारा बेबी होगा, जैसे मदर के वॉर्म के अंदर में जब बेबी होगा तो उसकी जो इनिशियल स्टेज होगी उसके अंदर क्या होगा, एक स्पर्म एक ओवा। मदर फादर की साइड में वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर दोनों साथ में आएंगे और वो बनाएंगे एक सिंगल सेल, उसको बोलेंगे जाइगोट। अब उस सिंगल सेल से इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ तो मैं भी उसी सिंगल सेल से मिलके बना हूँ। तो सिंगल सेल से कैसे मिलके बना, वो सिंगल सेल टूटता है, वो डिवाइड करता है 1 2 3 4 5 6, और एक सेल से 70 ट्रिलियन सेल बन रहे हैं, ठीक है। एक सेल से 70 ट्रिलियन, उनको कोई बता रहा होगा, कोई गाइड कर रहा होगा कि कैसे वो बन रहे हैं, ठीक है। अब कैंसर क्या होता है, कैंसर का मतलब क्या होता है, कैंसर का मतलब होता है जो भी हमारे सेल होते हैं उनको पता होता है उनको कब डिवाइड करना है। जैसे अगर मेरी स्किन के ऊपर अभी कट लगता है तो उस जहाँ से कट लगेगा ऑब्वियसली वहाँ पे जो सेल होंगे वो कटेंगे। उन सेल को फिल करने के लिए मेरी बॉडी फिर से सेल का डिवीज़न करेगी और उसको कम्प्लीटली भर देगी जहाँ पे भी कट लगा होगा। क्या हो रहा है वहाँ पे, सेल का डिवीज़न हो रहा है, सेल टूट रहा है और नए सेल वहाँ पे बन रहे हैं। सेम वे हमारी बॉडी जब डेवलप करती है तो 70 ट्रिलियन के करीब में सेल बनते हैं।
और अगर बात करते हैं 6 से 7 साल के अंदर जितने भी हमारी बॉडी के सेल हैं वो फिर से मतलब एक तरीके से रिन्यू हो जाते हैं। जो हमारी बॉडी के अंदर में सेल जिसको हम अपनी बॉडी बोलते हैं वो 6 से 7 साल के अंदर में कम्प्लीटली रिन्यू हो जाती है, फिर से पॉलिश हो जाती है, सेल मरते रहते हैं और नए सेल बनते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है सेल को पता है वो उसको कब पैदा होना है और सेल को ये भी पता है उसको कब मरना है। लेकिन जब सेल भूल जाएगा उसको कब मरना है उसको बोलते हैं कैंसर। ठीक है, तो जब सेल भूलेगा कि उसको कब मरना है तो वो क्या करेगा, वो ग्रोथ करता जाएगा किसी भी डायरेक्शन के अंदर में। और उसको पहले तो वो अगर नॉर्मल वे में ग्रो करता तो नॉर्मल होना था, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं जो आपको दिख रहे हैं गोले गोले डार्क कलर के, ये सेल की आउट ग्रोथ है और किसी भी ऑर्गन के अंदर हो सकता है और इसी को कैंसर बोला जाता है। तो कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। अब बेसिक जो इन सब के अंदर में जो सबसे कॉमन चीज़ आती है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इन सब चीज़ों के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जा रही है। अगर ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन ही क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, एक ट्री पैदा क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, और ह्यूमन बीइंग भी अगर आया, आपको अगर इवोल्यूशन के बारे में पता है तो हम जितने भी हैं प्लांट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह, ये एक ही एंसेस्टर एक ही है, वहीं से ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से टूट के आई हुई हैं। ठीक है, तो वेरियस ऑर्गेनिज्म वगैरह उनका एंसेस्टर एक ही है, वहीं से ये पैदा हुए हैं। चाहे अपनी बातें कर लेंगे, हम ह्यूमन बीइंग को प्राइमेट ऑर्डर के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो अदर भी हमारे काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे सांप बिच्छू वगैरह, कॉमन एंसेस्टर से इवोल्यूशन के थ्रू ये सब चीज़ें आई हुई हैं। अब कॉमन एंसेस्ट्री से आई हुई हैं तो कुछ ना कुछ नेचर के पास में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे कि वो प्रिजर्व कर रही है आपकी बॉडी की इंटीग्रिटी को। क्योंकि ह्यूमन से अगर ह्यूमन ही प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ होगा जो कि ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जो ट्रांसफ़र करेगा, जो ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जो बताता है आपकी बॉडी को, कोडिंग करता है, जो बताता है आपकी बॉडी को कब पैदा होना है, कब डाई करना है, और जो आपको एक फादर मदर से पास होता है नेक्स्ट जनरेशन के अंदर, उसको बोलते हैं डीएनए। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे डीएनए होता क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फिर हम देखेंगे इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो अभी तक हमने एक ओवरव्यू लिया कि डीएनए क्या चीज़ है, जो कि ये सब चीज़ें जो काम किए जा रहे हैं वो डीएनए एज ए टेम्पलेट काम कर रहा है। डीएनए के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, वही आपको बता रहा है डीएनए के अंदर अगर कुछ चेंज होगा वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में पास होगा। ठीक है, और आपके सेल डिवाइड कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर में जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं, आपके गट के अंदर में डाइजेशन वगैरह, उनका जो बेस है वो हमारा डीएनए है। डीएनए के द्वारा ही ये सब काम किया गया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आता है डीएनए का। इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा डीएनए का, और इसके बारे में हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट फॉर अ लिविंग थिंग। मॉलिक्यूलर ब्लूप्रिंट होता है जिससे कि हमारे पेड़ों से पेड़ पैदा होते हैं। ठीक है, डायनासोर से डायनासोर ही बनेगा और डोनाल्ड ट्रंप से ट्रंप ही बनेगा। तो जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होता है, उसको बोलेंगे हम डीएनए। अब डीएनए देखते हैं डीएनए होता कहाँ पे। जैसा मैंने आपको बोला 70 ट्रिलियन सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर में, 70 ट्रिलियन सेल, 50 से 70 तक होते हैं, मतलब गिनने तो कोई नहीं बैठता, तो एस्टिमेशन लगाई जाती है, तो उसके अनुसार हमारे 70 ट्रिलियन के करीब में सेल आएंगे। तो एक सेल तो वैसे डिफरेंट होते हैं, जैसे जो स्किन के सेल होंगे वो डिफरेंट होंगे, आंखों के सेल डिफरेंट होंगे। ठीक है, आपके जो टंग है उसके सेल डिफरेंट होंगे, गट के अंदर में गट वॉल के सेल डिफरेंट होंगे। ठीक है, सेल तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं सेल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे जो हम देख सकते हैं सेल के अंदर में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। एक तो उसका बाहर की कवरिंग है, ठीक है, इसको बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लांट के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है। उसके अंदर में एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर में ये आ रहा है, इसके अंदर में न्यूक्लियस। उसके अलावा भी काफ़ी ऑर्गेनेलीज हैं जिनको हम सेल का चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके अंदर में हम इनको देखेंगे थोड़े से टाइम के अंदर में, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखेंगे उस समय। और उसके अलावा काफ़ी ऑर्गेनेलीज हैं इसके अंदर में, जैसे गोल्जी बॉडीज़ हैं इसके अंदर में, एंडोप्लाज्मिक, ये हमारे पास में गोल्जी बॉडी आ रही है। ठीक है, पैकेजिंग के अंदर में हेल्प करेंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा जो कि हार्मोन वगैरह जैसे स्टीरॉयड वगैरह हार्मोन बनाने के अंदर में ये काफ़ी हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया आएगी, राइबोसोम, लाइसोसोम, काफ़ी सारे ऑर्गेनेली हैं। लेकिन हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है? हमारा इंटरेस्ट है न्यूक्लियस के अंदर में, क्योंकि डीएनए होता है न्यूक्लियस में। तो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो कि उस सेल को बता रहा है उसकी फंक्शनिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, वो सेल उसको बताया जा रहा है उसके द्वारा कि उसकी फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए। अगर आपका लीवर का सेल है तो वो लीवर का ही काम करेगा। जैसे लीवर हमारा, उसको मिनी ब्रेन भी बोला जाता है क्योंकि 500 से ज़्यादा फंक्शन करता है लीवर हमारा। तो लीवर एक्चुअल में वो ब्लड प्रोड्यूस करने नहीं लगेगा आपका लीवर, क्योंकि लीवर को पता है उसका क्या काम है। आपका अदर जो सेल होगा वो वही काम करेगा जो उसको बताया गया है पहले से। तो वो डीएनए के अंदर में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि कौन कौन सा सेल किस तरीके से कौन सी जीन वगैरह से के थ्रू प्रोटीन वगैरह बनाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने देखा डीएनए क्या होता है। डीएनए बेसिक ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर में पास ऑन होता है। ठीक है, और सेकंड हम चीज़ देख रहे हैं यह कहाँ पे प्रेजेंट होता है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट हमें देखना है कि मैक्सिमम जो डीएनए होता है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है।
ठीक है, मैक्सिमम डीएनए सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ अमाउंट का डीएनए हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी छोटा सा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक अलग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, मतलब वो पहले हो सकता था कोई अलग ऑर्गेनिज्म हो, वो सेल के अंदर में चला गया हो। जैसे अगर हम अपने सेल की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, तो हमारा बोलना इसको मतलब काफ़ी मुश्किल है। जितने भी हमारे मतलब ये काफ़ी ज़्यादा कम्बिनेशन है अपने डीएनए के अंदर में, काफ़ी बैक्टीरिया वायरस वगैरह पता नहीं किस किस के द्वारा जुड़ के हमारा डीएनए बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन बींग अभी मतलब सबसे लेटेस्ट आया हुआ है वेरियस ऑर्गेनिज्म में, तो उनके डीएनए वगैरह के पार्ट भी हमारे पास हैं। तो फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज़ डीएनए। अब देखा कहाँ पे डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपको बेसिक मेमोरी के बारे में अगर बताते हैं तो लगभग 3 घंटे के अंदर 90% जितना मटेरियल आप यहाँ पे पढ़ोगे वो आप भूल जाओगे, ठीक है। कोई भी टॉपिक होता है उसके अंदर में भी मैक्सिमम चीज़ें आप भूल जाते हो, बट मेमोरी जो होती है वो वर्क करती है, वो एक सेंट्रल आइडिया के ऊपर वर्क करती है। अगर आपके पास में सेंट्रल आइडिया आपके पास में आपको पता है तो आप और काफ़ी सारे आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने लगूँ कि प्रोटीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो मैं आपको बताऊँगा प्रोटीन डिफरेंट काइंड की होती है, ग्लोबुलर प्रोटीन होती है, उनके ये फंक्शन होते हैं, उसके द्वारा ये किया जाता है, वो किया जाता है, ये इन्फॉर्मेशन आती है। लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज की बात करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि शरीर के अंदर में जितने भी फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन, ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन, उनके अंदर में प्रोटीन इन्वॉल्व है। ये एक सेंट्रल आइडिया आता है, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कितनी वास्टनेस है टॉपिक की। अगर बेसिक आइडिया कवर हो गया तो आसपास की चीज़ें आप उसके साथ में जोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर अगर आपने स्टडी करना हो तो या तो आप सब कुछ स्टडी कर सकते हो एग्रीकल्चर के अंदर में, या आप एग्रीकल्चर के अंदर में कोई सेंट्रल आइडिया पकड़ोगे और उसके अराउंड इन्फॉर्मेशन को अरेंज करोगे। सेंट्रल आइडिया जैसे हमारे पास में जो लैंड होल्डिंग है एग्रीकल्चर की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। अभी हमारे पास में 1.08 हेक्टेयर के करीब है पर पर्सन के अनुसार लैंड होल्डिंग। ये आता है सेंट्रल आइडिया, इसके अराउंड आप चीज़ों को अरेंज करोगे। सेम बायोटेक्नोलॉजी में भी डीएनए सेंट्रल है। अगर इसको समझ गए तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ भी नहीं है, आपको जीन सीक्वेंसिंग, क्लोनिंग वगैरह वो सब बच्चों का खेल है। अगर बेसिक चीज़ें आपको समझ आ गई तो फर्स्ट आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और थोड़ा सा डीएनए नेक्स्ट चलेंगे आगे। अगर अरेंजमेंट देखते हैं कौन सी चीज़ों से क्या क्या चीज़ें बनेगी। फर्स्ट आएगा सेल। सेल हमने पीछे देखा, सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए। सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म बनेगा। ये बेसिक हमारी जर्नलाइजेशन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिक समझने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया बायोटेक्नोलॉजी एक फ्यूचरिस्टिक साइंस है। फ्यूचरिस्टिक साइंस इन द सेंस की 10 से 20 सालों के अंदर में इसके जो प्रोमिसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा गेम चेंजर हैं। मीन्स ये जैसे मान लो अगर मेरा हाथ कट जाता है तो क्या एक नया हाथ बनाया जा सकता है, क्या उसको फिर से लगाया जा सकता है, ये बायोटेक्नोलॉजी आपको प्रॉमिस करती है। बायोटेक्नोलॉजी इवन आपको प्रॉमिस करती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में जो रिसर्च चल रही है उनके अंदर में आपको वो उनके द्वारा प्रॉमिस किया जाता है कि वो आपको फिर से यंग बना सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक जाइगोट से, एक सिंगल सेल से अगर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है और पूरे ऑर्गेनिज्म की धीरे धीरे करके उसकी एजिंग होती है और एक समय पे उसकी डेथ हो जाती है। तो बायोटेक्नोलॉजी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे द्वारा जो हमारा नोबेल प्राइज़ था, आई थिंक 2017 के अंदर में नोबेल प्राइज़ जो मिला था उसके अंदर में मिला था इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल के लिए। वो कंसेप्ट मैं आगे आपको बताऊंगा उसके अंदर में। उसके अनुसार मतलब उनके द्वारा फिर से रिवर्स किया गया है जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म, मतलब अभी उतना एडवांस नहीं है, लेकिन जैसे आपकी एज हो जाती है, आप 60 पे पहुंच जाते हो, आपको फिर से रिवर्स करके एक बच्चे में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो बायोटेक्नोलॉजी प्रॉमिस करती है। और ये ऐसी बात नहीं कि मतलब ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है, क्योंकि इस चीज़ को अचीव किया गया है कुछ ऑर्गेनिज्म में। हालांकि अभी उतना डेवलप नहीं है, लेकिन जैसे हम आगे देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग फील्ड है। जब इनको कंबाइन किया जाता है हमारा कंप्यूटर साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी से, तो ये मतलब इनके जो फ्यूचर के अंदर में जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इनफाइनाइट हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी आपको पता होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है तो आपको 10-20 साल के अंदर में आप बच्चे लगोगे दूसरों के मुकाबले, जब आप उनको देखोगे कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का थ्रेशोल्ड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। अगर मेडिकल साइंस की बात करते हैं, अगर उसमें हमें बुक्स को चेंज करना है नॉलेज के अनुसार, तो हमें ऑलमोस्ट 24 आवर के अंदर में पूरा सिलेबस चेंज करना पड़ेगा। इतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से एडवांसमेंट हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में भी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग फील्ड है। आपका हाथ कट जाता है, नया हाथ आपको लगाया जा सकता है, नया हार्ट आपके लिए बनाया जा सकता है, नई बॉडी बनाई जा सकती है, इवन ऑर्गेनिज्म बनाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें, इसीलिए मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में करवा रहा हूँ, ताकि बेसिक चीज़ें आपके पास हों तो आप करंट अफेयर कवर कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। सेल से टिश्यू बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। अगर आपको केमिस्ट्री के अंदर जाना है तो एटम, मॉलिक्यूल, ऑर्गेनलीज, सेल की ऑर्गेनली जो हमने देखी, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, वो आ जाती हैं इसमें। सेल में होता है डीएनए हमारे, ठीक है, तो ये आता है। और अगर हमें यहाँ पे देखना हो तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगी, सेल बनेगा, टिश्यू बनेगा, ऑर्गन, बॉडी।
डीएनए जैसा हमने देख लिया, उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट चीज़ देखी डीएनए ब्लूप्रिंट होता है जो कि क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, वो बातें हमें समझ आ गई। फिर दूसरी चीज़, डीएनए से एमआरएनए बनता है जिसको बोलते हैं हमारे द्वारा ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी जिसको ट्रांसलेशन बोला जाएगा। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल में आगे बता दूंगा आपको, या एमसीक्यू के अंदर डाल के आपको समझा दूंगा। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एप्लीकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वैसे पर्सन को, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बनेंगे सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन, फिर बॉडी। अब यहाँ पे प्रोटीन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए ऐसे काम नहीं कर रहा है, डीएनए खुद काम नहीं कर रहा, वो प्रोटीन के थ्रू काम करता है। मतलब डीएनए प्रोटीन बनाने के काम आता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए एमआरएनए का सहारा लेता है। और प्रोटीन का क्या काम होता है, मतलब प्रोटीन की आपको आवश्यकता ही क्यों है? तो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर में जो भी मेजर फंक्शन है वो प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर में पेनक्रियाज के अंदर में बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन की कमी होने के कारण डायबिटीज़ हो जाती है आपको, ठीक है। तो इंसुलिन काम क्या करती है, इंसुलिन काम करती है ग्लूकोज जो होता है, मतलब शुगर जो होती है आपकी, उसके लेवल को कम करके उसको स्टोर करने का काम करती है। मतलब उसको खींच लेगी, स्टोर करके रख लेगी। इंसुलिन उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो हार्मोन है ये, और हार्मोन बना किससे, ये प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। तो अगर मान लो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन अगर हम बात करते हैं, आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल ख़राब होते हैं, उनके अंदर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या हम आजकल न्यू सेल बना सकते हैं? हम अभी तक न्यू सेल नहीं बना सकते, लेकिन इंसुलिन बना सकते हैं, ठीक है। इंसुलिन और इंसुलिन के शॉट्स वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन ये प्रॉमिस करती है आपको, बायोटेक्नोलॉजी प्रॉमिस करती है कि हम एक नई पेनक्रियाज बना के लगा सकते हैं आपको, या आपके सेल को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर में बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास में प्रोटीन होती है। प्रोटीन्स मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि बनाई जाती हैं हमारे द्वारा, जैसे मायोसिन प्रोटीन। तो वो जो हमारे पास में एक्टिन, मायोसिन, वो हमारी बायोटेक्नोलॉजी डीएनए के थ्रू, डीएनए एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। नेक्स्ट आया रोडोप्सिन। ये वाली प्रोटीन जो होती है आंखों के अंदर होती है, जिससे आप देख पाते हो, ठीक है। तो आंखों के अंदर में आंखों की रोशनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटीन तो आती कहाँ से है, डीएनए, डीएनए से प्रोटीन बनेगी। उसके अलावा अगर आप बात करते हो, अभी आपको अगर कोविड-19 हो जाता है तो उसके खिलाफ में क्या बनेगी, एंटीबॉडीज़ बनेगी। वो एंटीबॉडीज़ क्या है, वो भी एक प्रोटीन है। अब वो बनती कैसे हैं एंटीबॉडीज़, वो बनेंगी डीएनए एमआरएनए, जो हमने पीछे प्रोसेस देखी, डीएनए, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बनेगा, और उससे बनेगी हमारी प्रोटीन। बनेगी कहाँ पे, सेल के अंदर। डीएनए कहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें मतलब ध्यान में रखनी चाहिए। ये बेस है, इसका बेस समझ आ गया तो बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पे होता है, आपके खून के अंदर होता है। आरबीसीज़ के अंदर में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, ठीक है। तो ये भी प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में आती है। करता क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है आपकी बॉडी से। ऑक्सीजन को कैरी करेगा वेरियस सेल में। जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर में जब भी आप अपने खाने वगैरह को, जो आपका ग्लूकोज होगा, उसको जब कंज्यूम किया जाएगा आपके सेल के द्वारा, तो काफ़ी सारा वेस्ट जनरेट करेगा वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में, जो कि आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। उसको रिवर्स करने के लिए एज अ कुशन एक्ट करता है ऑक्सीजन, उसको कैरी करता है हर सेल के लिए हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो ठीक है, इसके द्वारा इसको किया जाएगा। उसके अलावा एंजाइम है, काफ़ी स्टोरेज वगैरह करनी है, वो भी प्रोटीन के फंक्शन है। तो ये अगर इतने सारे फंक्शन प्रोटीन के द्वारा किए जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है प्रोटीन को बनाने वाला भी होगा कोई, जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। जैसे अगर इंसुलिन है, इंसुलिन बीटा सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वही प्रोड्यूस करेंगे। अब ऐसा नहीं आपका दिमाग इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए में। और डीएनए होता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर में। और हर सेल के न्यूक्लियस में, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी 50 से 70 ट्रिलियन के करीब में सेल हैं, तो उन हर सेल के अंदर में डीएनए प्रेजेंट है। और हर सेल एमआरएनए बना रहा है, हर सेल एमआरएनए के बाद प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट काइंड की, जैसे आंखों की प्रोटीन, हाथों की प्रोटीन, फिर हमारे मसल की प्रोटीन, आपकी वेरियस ऑर्गन के अंदर में प्रोटीन की आवश्यकता है, ठीक है। हार्मोन वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन का कंपोनेंट होता है। और प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह या और कंपोनेंट से कुछ जुड़ के सेल बना रही है। तो बेसिक आप मान सकते हो प्रोटीन बेसिक यूनिट है आपकी लाइफ का। और प्रोटीन काफ़ी सारे फंक्शन करती है, मल्टीपल फंक्शन आप मान सकते हो। ऑलमोस्ट हर फंक्शन के अंदर में प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। तो वो बनाता है डीएनए आपकी बॉडी के अंदर में। तो डीएनए डायरेक्शन देता है प्रोटीन के थ्रू। ये बेसिक बात हमने समझ ली। पहले समझा डीएनए क्या होता है, फिर समझा डीएनए होता कहाँ पे है, सेल के न्यूक्लियस में होता है। डीएनए का फंक्शन क्या होता है, डीएनए का फंक्शन होता है प्रोटीन बनाओ। और प्रोटीन वेरियस काइंड की होती है, ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोटीन हमने समझा कि वो वेरियस काम करती है, और डीएनए उस प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। और इस प्रोसेस को, कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने की प्रोसेस। और इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। जब डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने समझ ली। इसके ऊपर हम फिर से आगे देखेंगे अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके पास में, क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए।
दो स्टेटमेंट है डीएनए। डीएनए इज़ लाइक अ स्क्रिप्ट। सेकेंड आता है डीएनए इज़ लाइक अ सीड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर में कौन सा ऑप्शन, क्या ऑप्शन 1 ठीक है, दूसरा ठीक है, बोथ, नन? ये जो कंसेप्ट आता है, जैसा मैंने आपको बताया, इमेजिनेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन नॉलेज। जो आपकी मेमोरी है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे आप उस इन्फॉर्मेशन को फिर से अपने दिमाग के अंदर में सोच के उसको कोलैबोरेट करते हो, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने डीएनए के बारे में बताया। अगर आप उसको सोचो कि क्या ये स्क्रिप्ट की तरह होगा, तो अगर आप इसको स्क्रिप्ट की तरह सोचोगे तो कैसे हो सकता है? स्क्रिप्ट क्या होती है? ये हमारे पास में स्क्रिप्ट होती है किसी पर्टिकुलर, कोई पर्टिकुलर अगर आपने प्ले करना है, जैसे मान लो रामायण, तो रामायण की एक बेसिक स्क्रिप्ट होगी, ये मान लो उसकी स्क्रिप्ट है। डीएनए भी इसी तरह होता है, स्क्रिप्ट की तरह होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट 99.8% के करीब में जो डीएनए होता है सभी ह्यूमन के अंदर वो सेम होता है, थोड़ा सा उसके अंदर में डिफरेंस होता है। तो आप मान सकते हो कि स्क्रिप्ट हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेम होती है। लेकिन स्क्रिप्ट का मतलब ये नहीं कि आप जैसे मान लो आप रामायण देखोगे, 80s की रामायण देखोगे, उसके अंदर में काफ़ी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर होंगे वो डिफरेंट है। तो वैसे ही हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में स्क्रिप्ट सेम है, लेकिन जो उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, 1980s की रामायण अलग बनेगी, आजकल प्रेजेंट की जो एकता कपूर वाली रामायण है वो अलग बनेगी, क्योंकि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है वो मतलब कैसे उसको प्रोड्यूस करता है। तो डीएनए स्क्रिप्ट की तरह है, आप इसको मान सकते हो कि हाँ डीएनए स्क्रिप्ट की तरह है, जिसके स्क्रिप्ट के अंदर में चीज़ें लिखी होती हैं, जब उसको प्रोड्यूस किया जाता है तो वो कंप्लीट तरीके से अनफोल्ड होकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सेकंड है डीएनए सीड की तरह है, जो कि पर्टिकुलर प्लांट को कोड करता है। तो इसको भी आप करेक्ट मान सकते हो। अगर आप इनको खींचोगे, थोड़ी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा खींचोगे तो इनको आप गलत भी कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यूपीएससी के अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। मतलब आपको लगे कि आपने काफ़ी ज़्यादा शास्त्री से मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया किसी चीज़ के अंदर में, तो वो गलत होता है। आपको जर्नल लेवल के ऊपर सोचना, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर नहीं जाना। अगर नॉर्मल लेवल के ऊपर करेक्ट लग रही हैं चीज़ें तो इसके अंदर में वो करेक्ट होंगी। तो दोनों ऑप्शन इसके अंदर में सही है कि हाँ स्क्रिप्ट की तरह है, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी होगी और उससे आप फुल ऑर्गेनिज्म बना पा रहे हो, ठीक है। डीएनए के अंदर में आपकी इंटेलिजेंस क्या होगी, उसका पेरेंट्स की इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी मतलब उनके डीएनए का काफ़ी प्रभाव होता है। आप कितने इंटेलिजेंट होंगे, कैसे आप सोच सकते हो, उसका काफ़ी प्रभाव होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर हमें देखना है, जब एक मदर प्रेग्नेंट है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसके द्वारा कौन कौन सी चीज़ों को टेस्ट किया जाता है, उसका इफेक्ट हो सकता है बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर में उसकी इंक्लिनेशन आ सकती है, मतलब मदर जो ईट करेगी, जैसे हो सकता है कि अगर वो शुगर लविंग है तो हो सकता है बच्चा भी शुगर लविंग हो। उस समय वो उसके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं, उसका प्रभाव होता है बच्चे के ऊपर। इसीलिए जब हम बात करते हैं जैसे आजकल ओबेसिटी की बात होती है, तो ओबेसिटी भी एक तरीके का पेंडेमिक बनेगा आने वाले समय के अंदर में, और काफ़ी एरिया के अंदर हो चुका है, यूएसए वगैरह के अंदर में, मतलब काफ़ी रेम्पेंट स्केल के ऊपर है। तो ये भी कोविड-19 की तरह एक पेंडेमिक की तरह जाएगा हमारा ओबेसिटी भी। तो हम ओबेसिटी में कैसे बोलेंगे, अगर आपको मतलब पतला पतला होना है तो आपको क्या बोलेंगे कि आप थोड़ा कम कैलोरी खाओ और उससे आपका काम बन पाएगा। लेकिन एक्चुअल के अंदर में चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। अगर आप ओबेसिटी की भी बात करते हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। इसका आपकी मदर, आपके पुराने जो ग्रैंड पेरेंट्स, उनका भी आपके ऊपर प्रभाव हो सकता है। और वो सिर्फ नॉर्मल ऐसा नहीं होता कि हाँ थोड़ा बहुत प्रभाव होगा, जीन्स का प्रभाव होता है, प्लस जो भी आपकी इंक्लिनेशन होती है, जैसे बॉडी मतलब काफ़ी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपकी बॉडी के अंदर में हो सकता है इस तरीके के केमिकल बन रहे हो जो कि उस वेट को और प्रमोट कर रहे हो। प्रमोट इन द सेंस कि अगर आप मतलब थोड़ा सा भूखा रहोगे तो आपकी बॉडी और डिमांड करेगी फूड की, आपको और ज़्यादा भूख लगेगी। एक्चुअल में बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी उसकी और ज़्यादा रिक्वायरमेंट गेन करेगी। तो मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये। इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर फील्ड में। जैसे मान लो अगर आप कल को सेलेक्ट हो जाते हो यूपीएससी के अंदर में, उसके बाद आपको पॉलिसी के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट में जाते हो और उसके अंदर बोला जाता है कि आपको ओबेसिटी के लिए नेशनल पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से ओबेसिटी को कम किया जाएगा। तो अगर आप उसमें सिंपल डालोगे कि हाँ लोगों को फूड वगैरह के बारे में अवेयर करोगे, तो उससे बात नहीं चलेगी। जब आप मल्टी डायमेंशन में चीज़ों को सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर में जो हमारी फूड प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं उनका काफ़ी ज़्यादा उनके द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। तो आपको वो टैकल करनी पड़ेगी। फिर कल्चर के ऊपर देखना पड़ेगा, इंडियन कल्चर कैसा है, ठीक है, वो देखोगे आप। फिर बॉडी के ऊपर, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। फिर आपको ओवरऑल हेल्थ जब आप देखोगे, पूरा इकोसिस्टम कल्चर को इंप्रूव करोगे, तभी ओबेसिटी से आप लड़ सकते हो। तो मतलब कॉम्प्लेक्स होती हैं कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी की आवश्यकता आपको काफ़ी ज़्यादा है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में भी एक नया पर्सपेक्टिव बायोटेक्नोलॉजी ऐड करती है। तो हमने समझा डीएनए होता कहाँ है उसके बारे में हमने समझा। तो डीएनए कहाँ पे होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अभी आपको दिख रहा है ये जलेबी की तरह प्रेजेंट है। ये वाली जो जलेबी की फॉर्म है, जब सेल डोरमेंट होगा, मतलब सेल, मैंने आपको बताया सेल डिवीज़न करता है। अगर आपके पास 70 ट्रिलियन सेल हैं तो सेल आपका डिवाइड करता रहेगा। लेकिन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसके अंदर जो डीएनए होगा वो आपको दिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो जलेबी की तरह पड़ा हुआ है ऐसे,
ठीक है, जलेबी की तरह इस तरीके से पड़ा होगा। तो इसी तरीके से हमारे 70 ट्रिलियन सेल के अलग अलग डीएनए हो गए, इस तरीके के अलग अलग सेल हैं, उनके अलग अलग डीएनए हैं। तो अगर उन सब डीएनए को आप इनको अनफोल्ड करके अगर खोलोगे तो अर्थ से लेके मून तक उसको आप 6 टाइम कवर कर सकते हो, इतना ज़्यादा लंबा होगा मतलब ये डीएनए। तो ये जलेबी की तरह अंदर पड़ा हुआ है। और जब ये डिवाइड करने लगेगा तो क्या करेगा, अपने आप को अरेंज कर लेगा एक फॉर्म में, उसको बोलेंगे क्रोमोजोम। इस फॉर्म के अंदर ये अपने आप को अरेंज कर लेगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्रोमोजोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है। तो डीएनए ब्लूप्रिंट है जो कि हेरिडिटरी है, वो ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के ऊपर, और वो ब्लूप्रिंट है वो आपकी बॉडी के अंदर में काफ़ी फंक्शन को रेगुलेट करता है। डीएनए में प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो जाए। जैसे आपकी फैमिली के अंदर में डायबिटिक पर्सन अगर हैं तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपके जीन के अंदर में वो चीज़ें हों कि आपको उससे डायबिटीज़ ईजिली हो जाए। कैंसर के केस में भी यही चीज़ें हो सकता है, मतलब आपकी डीएनए को स्टडी करके ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि क्या आपको 10 साल में 5 साल में कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कोई अगर तंबाकू सिगरेट वगैरह पीता है तो उससे कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन डीएनए का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। कुछ जो इंडिविजुअल होते हैं वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब कुछ खाते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डीएनए उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, उसके अंदर में जो भी हमारे फॉल्ट वगैरह हो सकते हैं वो देखने को नहीं मिलते। तो बायोटेक्नोलॉजी से हम आगे देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं। बट फर्स्ट हमने समझा डीएनए क्या होता है, कहाँ पे होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है, और थोड़ा सा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और यहाँ पे न्यूक्लियस को अगर देखेंगे तो इस तरीके से जलेबी की फॉर्म के अंदर होता है, इसको बोलेंगे क्रोमेटीन। क्रोमेटीन आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो, ये चीज़ें काफ़ी काम आएंगी आपको। तो ये आया हमारे पास में सेल का स्ट्रक्चर, सेल से न्यूक्लियस को बाहर निकाला हमने, ठीक है। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये आता है हमारा क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम को खोलोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, डीएनए का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर, इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में हमने समझना है। तो डीएनए के बारे में अगर आप देखोगे, डीएनए क्या होता है, डीएनए एक कोड है। जैसा मैंने आपको बताया, एक सेल से अगर पूरी बॉडी बननी है उसके बाद इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर होंगे, आपकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे। आपकी बॉडी, हर सेल इस समय इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से गुजर रहा है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है, उसके लिए कोड है। जैसे कंप्यूटर के अंदर में अगर आप इस टाइम मुझे देख पा रहे हो तो एक्चुअल में ये कोड वर्क कर रहा है बैकग्राउंड में, ना मैं एक्चुअल में एग्जिस्ट कर पा रहा हूँ, ना ये स्क्रीन आपकी एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर का कोड है जिसके थ्रू आपको ये इन चीज़ों का आभास होता है। तो हम, जो मेरा हाथ पैर जो भी चीज़ें हैं, ये कोड की फॉर्मेशन के अंदर में डीएनए के अंदर स्टोर हैं। अब डीएनए जो हमारा एक सिंगल सेल जाइगोट मैंने बोला, उसको तो आप ऐसे देख भी नहीं सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। उस सेल से ये इतनी बड़ी बॉडी बनना, उसके लिए कोड है। अगर कोई भी कोड है तो उसके अंदर में कुछ होना चाहिए। जैसे मान लो अगर बोला जाता है कंप्यूटर हमारा समझता है 0-1 की लैंग्वेज, तो 0-1 एक कोड है, 0-1 0-0-1 वो एक कोड है। अगर डीएनए कोड है तो इसके अंदर में कोई ना कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए जिससे इसको कोड किया गया है। तो ये सिर्फ 4 लेटर से कोड किया गया है, इसमें सिर्फ 4 लेटर होते हैं जिनसे इसको कोड किया गया है, और उसी से पूरा हमारा ह्यूमन का डीएनए बना हुआ है, 4 लेटर से। बस वो अलग अलग तरीके से होंगे। तो उन लेटर को, 4 लेटर को हमने नाम दिया हुआ है ATGC। बस ATGC 4 लेटर हैं, इसका ही कोड है। अगर आपने कोड बनाना हो तो कैसे बनाते हो, आप बना दोगे AGCTD, तो सिर्फ इन्हीं को यूज़ करना है, बस इन्हीं को यूज़ करना है। तो ये इसमें आएंगे हमारे पास में 2 हेलिक्स का स्ट्रक्चर। जैसे आप देख सकते हो, एक साइड ये वाला स्ट्रक्चर, दूसरी साइड ये वाला स्ट्रक्चर। एक साइड के अंदर में 3 बिलियन पेयर हैं, जो मैंने आपको लेटर बताया इनको बोलते हैं बेस पेयर, ठीक है। ये बेसिस हैं, ठीक है, पेयरिंग इन दोनों की होगी, ये बेसिस हैं। ATGC ये बेसिस हैं। तो एक साइड आएंगे 3 बिलियन, जैसे एक साइड ये है, इसमें 3 बिलियन बेस पेयर होंगे, दूसरी साइड के अंदर 3 बिलियन बेस पेयर होंगे, और ये जुड़े होंगे। टोटल हमारे पास में कितने होंगे, 6 बिलियन बेस पेयर एक डीएनए में। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल के अंदर में। तो एक सेल के अंदर में हमारे 6 बिलियन 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है और 6 बिलियन बेसिस प्रेजेंट हैं, ठीक है। क्योंकि 3 बेस एक साइड के ऊपर, 3 बेस दूसरी साइड के ऊपर, तो वो कंबाइंड है यहाँ पे। तो एक साइड हो सकता है A, दूसरा TGC, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं। और हर सेल में 70 ट्रिलियन अगर सेल हैं तो हर सेल के अंदर में, जैसे मैंने बताया, तो ये हमारे पास में 6 बिलियन बेसिस प्रेजेंट होंगे हर सेल के अंदर, और इसी को जीनोम बोला जाता है हमारी बॉडी के अंदर में। तो AGTC ये कोडिंग होंगे 3 बिलियन टाइम आपको रिपीट करते हुए देखने को मिले, जैसे AGTC GTC, ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन 3 बिलियन बार होंगे ऐसे, और दूसरी साइड भी 3 बिलियन बार होंगे, और फिर ये कंबाइन करेंगे। तो जब हम बोलेंगे जीनोम की सीक्वेंसिंग, तो उसमें कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इनको अनफोल्ड करेंगे कि एक ही बार T आया, T के बाद GC आया, तो ऐसे हम लिखेंगे 3 बिलियन बार, उसको कॉपी के ऊपर लिखेंगे। उससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ये। अब प्रोटीन भी एक कोड से बनती है। जैसे मान लो एक प्रोटीन है, वो कोड से बन रही है GTC, जहाँ जहाँ पे GTC होगा वहाँ से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी, तो उसको हम पॉइंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया से ये प्रोटीन बन रही है। जैसे मान लो उससे बन रही है इंसुलिन। इंसुलिन आपकी डायबिटीज़ के लिए ग्लूकोज को
ऑब्जर्व करेगी, उसको स्टोर करने के काम आएगी। तो इंसुलिन बनाने के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो अपने डीएनए के अंदर कौन सी प्रोटीन, कौन सी जीन आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है या कौन सा डीएनए का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, डीएनए क्या होता है, डीएनए बेसिक हेरिडिटरी मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाता है, और डीएनए सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डीएनए का स्ट्रक्चर देखा, डीएनए के अंदर में 4 लेटर से मिलकर स्ट्रक्चर बना होता है डीएनए का। 4 लेटर बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, 4 लेटर बार बार, जैसे 0101 कंप्यूटर का कोड है, ये बार बार रिपीट होंगे। एक साइड में के अंदर में 3 बिलियन बार, दूसरी साइड में 3 बिलियन बार, और ये कंबाइन होंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक साइड और 2 साइड, हर एक साइड में 3 बिलियन, दूसरी साइड 3 बिलियन, ये कंबाइन करेंगे। तो इसके अंदर में भी एक कम्बिनेशन का इनका मतलब एक रूल है कि ए हमेशा टी से कंबाइन करेगा और जी हमेशा सी के साथ कंबाइन करेगा, और ऐसे ये 3 बिलियन बार कंबाइन करेंगे एक दूसरे से। तो ये आता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डीएनए का। ठीक है, और डीएनए के अंदर और क्या होता है, एक तो नाइट्रोजन बेस होते हैं, CTGC, ये नाइट्रोजन के बेस हैं, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिक समझना है। डीएनए बेसिक यूनिट है और डीएनए के 4 लेटर हैं, मतलब 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। 4 अक्षरों से मिलकर आपका पूरा डीएनए बना हुआ है। 4 अक्षर 3 बिलियन बार रिपीट करेंगे एक साइड, 3 बिलियन बार दूसरी साइड, कंबाइन करेंगे, और उससे आपकी पूरी बॉडी के अंदर में जो भी फंक्शनिंग है सब कुछ आपका उसी से रेगुलेट होगा। इसको समझ गए तो आपके लिए काफ़ी हर चीज़ ईजी है। आपको बोलेंगे कि क्लोनिंग करनी है तो आपको पता होगा कि यार ये जो 3 बिलियन बेस पेयर अगर आपकी एक साइड के मैंने अगर पढ़ लिए, मैंने आपका डीएनए खोल के देखा, आपके हर सेल में सेम डीएनए है। तो 70 ट्रिलियन सेल हैं तो उनके अंदर में सेम डीएनए आपका प्रेजेंट है। मैंने एक सेल को खोल के देखा, 3 बिलियन बार मैंने लिख लिए, कॉपी के ऊपर लिखे मैंने ATGC कैसे कैसे हैं, दूसरी साइड मैंने 3 बिलियन बार लिख लिए। अब मुझे पता आपका डीएनए क्या है, मैं उसको कॉपी करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकता हूँ और उससे मैं क्लोन बना लूँगा आपका। और क्लोनिंग की जा चुकी है 1996 के अंदर में या 1997 के अंदर में। डॉली जो शिप बनी थी हमारी फर्स्ट, तो वो क्लोनिंग थी, वो मैं क्लोनिंग के टाइम आपको बताऊँगा। लेकिन ये चीज़ें की जा सकती हैं और इसी को बोलते हैं जीनोम को सीक्वेंस करना। और इसी से जब ये चीज़ ही आपको पता लग गई तो आप ह्यूमन जीनोम को एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ से आप इसको तोड़ा और इसमें एडिट कर दिया। तो जो भी आगे हम डिस्कस करेंगे, क्रिस्पर मतलब कुछ भी डिस्कस करेंगे, ये बेस है। ये समझ गया तो बाकी सब कुछ समझ आओगे। आपको बायोटेक्नोलॉजी में टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं इसको 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर मैं निपटा सकता था, लेकिन ये बेसिक है, इसको आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने समझा डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाएगा, हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, काफ़ी सारा माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, और इसकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। 2 लाइनें होंगी इसके अंदर में, एक लाइन के अंदर में 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन दूसरे में, और ए हमेशा टी से कनेक्ट करेगा। 4 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है पूरा डीएनए। ए हमेशा टी से कनेक्ट करेगा, जी सी से कनेक्ट करेगा, 3 बिलियन जुड़ के बैठे हुए हैं साथ में, इसको बोलेंगे डीएनए। ठीक है, और इसी से जो हमने पीछे देखा, अगर डच में फेमाइन आता है, वो आगे पास ऑन कैसे होता है, इसी में इसी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज। आपको कैंसर कैसे होगा, इसी के स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आएगा। जैसे मान लो टी रिप्लेस हो गया, वहाँ से मतलब वो नॉकआउट हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो जीन आपकी नहीं बन रही, तो जो सेल होंगे वो भूल सकता है कि मुझे मरना भी था। अगर वो भूलेगा मुझे मरना था तो वो डिवाइड करता शुरू करता रहेगा, मतलब उसको याद नहीं होगी कि मुझे एक्चुअल में मरना भी है। जो बेसिक प्रोसेस है डीएनए वो खराब होगा, आपको कैंसर हो जाएगा, और कैंसरस सेल आपके स्किन के ऊपर दिखेगा, यहाँ पे काफ़ी सारी ग्रोथ हो सकती है। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं, और जो भी फंक्शनिंग है वो यहाँ से रेगुलेट की जा रही हैं। तो डीएनए हमने देख लिया। डीएनए के अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए को बोला जाएगा, और इसके अंदर इंस्ट्रक्शन होगी जो कि रिप्रोडक्शन आपकी कैसी डेवलपमेंट होगी उसको ये उसके द्वारा देखा जाएगा। ठीक है, और पेरेंट्स से बच्चों के अंदर पास होता है। और जो मैं यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया, जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये होगा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होंगी। क्या क्या चीज़ें होंगी, एक होगा बेस, नाइट्रोजन का बेस, दूसरा होगा शुगर, तीसरा फॉस्फेट। तो फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। ये बेसिक से कंसेप्ट है, इनका मतलब नाम वगैरह पता हो तो ठीक है। वैसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि न्यूक्लियोटाइड टर्म समटाइम्स इन न्यूज़, मतलब ऐसे रफ सा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, बट आपको पता होना चाहिए। हर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट का ग्रुप होता है, शुगर होती है जो मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन का बेस होता है। नाइट्रोजन का बेस मतलब जो कोड करता है, 4 चीज़ें आपको बता दी मैंने। 4 चीज़ें आपको बता दी, 4 लेटर हैं, 4 अक्षरों से मिलके बने हुए, आप जितने भी हो 4 अक्षरों को अगर खोल के देख लिया, उनको फिर से बना लिया, जो कि हम अभी कर रहे हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन 4 अक्षरों को कर लिया तो इससे आपकी लाइफ कुछ भी हो सकता है, आप कैंसर से बच सकते हो। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट यही मतलब है उसका। अगर उसको समझ लेते हो तो पता किया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपको कैंसर 10 साल के अंदर आपको कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं है, उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। ठीक है, और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, मतलब 2 लाइनें हैं, एक लाइन में 3 बिलियन है, दूसरे में 3 बिलियन है, AT के साथ, G C के साथ में कोलैबोरेट है।
ठीक है। और इनकी फुल फॉर्म भी है, जैसे जो बेस थे ATGC मैंने आपको बताया, इनकी फुल फॉर्म है। जैसे A से एडेनाइन हो गया, फिर हमारे पास में G से ग्वाइनाइन हो गया, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। तो इनके नाम वगैरह इनको देख सकते हो, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वाइनिन, ये बेसिस हैं, ये कनेक्टेड होंगे हमारे जीनोम के अंदर में। अब आता है DNA, हमने देख लिया DNA में हमें समझ आ गया कि ये आ रहा है हमारे पास क्रोमोजोम। क्रोमोजोम कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोजोम प्रेजेंट है सेल के न्यूक्लियस के अंदर में, ठीक है। क्रोमोजोम सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। और क्रोमोजोम को जब आप खोलने लगोगे, इस तरीके से आप खोलोगे, तो क्रोमोजोम में होता क्या है? DNA है, जैसे जो हमने स्ट्रक्चर देखा, ये आता है DNA। अब DNA, ये मान लो अगर पूरा DNA है, ये पूरा DNA है हमारे पास, और इसमें एक साइड 3 बिलियन है, दूसरी साइड 3 बिलियन है। और 3 बिलियन क्या मतलब एक साइड लिखा हुआ है ATGC, ATGC, अलग अलग ऑर्डर में हो सकता है, और ये 3 बिलियन टाइम लिखा हुआ है ऐसे, दूसरे में भी 3 बिलियन टाइम लिखा हुआ है। तो इसके अंदर में हमारा 98% जो होगा DNA, वो कोड नहीं करता। DNA का फंक्शन हमने क्या देखा प्राइमरली? DNA बनाता है प्रोटीन। DNA क्या बनाता है? DNA बनाता है प्रोटीन। तो हमारे पास में 98% जो DNA है वो प्रोटीन नहीं बनाता, तो उसको बोलते हैं जंक DNA। उसका नाम जंक DNA है, वैसे वो जंक नहीं है, वो काम करता है, वो रेगुलेशन का काम करता है, लेकिन ये काफ़ी हैवी हो जाएगा आपके लिए, तो हम सिंपल जा रहे हैं यहाँ पे। 98% कुछ भी कोड नहीं करता। जो 2% कोड करता है उसको बोलते हैं जीन, ठीक है। तो जीन क्या है? वो पोर्शन DNA का जो कोड कर रहा है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, जो कुछ कोड कर रहा है, किस चीज़ के लिए कोड करेगा? प्रोटीन बनाएगा। जैसे एक जीन होगी जो कि इंसुलिन बनाएगी, एक जीन होगी आपकी जो कि हमारे मसल की प्रोटीन बना देगी, ठीक है। तो इस तरीके से जीन हमारी होती हैं जो कि अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करती हैं। अब जीन की डेफिनेशन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद है, मतलब जीन किसको कंसीडर करेंगे। जैसे हम आगे देखेंगे, जीन कितनी होती हैं हमारी बॉडी में? लगभग 20,000 से 30,000 के करीब। अब 20,000 30,000 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट के लिए इसकी डेफिनेशन थोड़ी वेरी करती है, उसके अनुसार एक्चुअल में पता नहीं लगा सकते कि कितना हमारे पास में जीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर में। लेकिन हमें बेसिक समझना है। हमने समझा DNA सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ये पेरेंट्स से बच्चों के अंदर में जाएगा, और पूरी डेवलपमेंट के लिए, आपकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्या? DNA सेल के न्यूक्लियस में होगा क्रोमेटिन की फॉर्म में, मतलब वो जलेबी की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। लेकिन जब सेल डिवाइड करना शुरू होगा, जैसे डिवाइड तो सेल करता ही रहता है हमेशा, लेकिन आपको मान लो कट लगा, तो सेल डिवाइड करके उसको फिल करना शुरू करेंगे। जब डिवीज़न करने लगेगा तो क्रोमेटिन क्रोमोजोम की फॉर्म ले लेगी, जो जलेबी होगी उसकी क्रोमोजोम बन जाएगा। मतलब ऐसे आप देख सकते हो उनको, क्रोमेटिन को तो देख नहीं सकते, लेकिन इसको देखा जा सकता है, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ये आपको मतलब एक विजिबल फॉर्म के अंदर आ जाएगा सेल के अंदर में, ठीक है, क्रोमोजोम। और उस क्रोमोजोम को अगर आप खोल के देखोगे इस तरीके से, तो उसमें जीन्स प्रेजेंट होंगी। ये हो सकता है ये पोर्शन कोई कोड ना करे, तो इसको जंक DNA बोल देंगे। फिर हो सकता है ये वाला पोर्शन फिर से जीन हो। तो ऐसे ही हमारे पास में 20 से 25,000 जीन्स प्रेजेंट हैं हमारे DNA के पोर्शन के ऊपर, जो कि कोड करेंगे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। तो जीन क्या है? जीन DNA का वो पार्ट है जो कि कोड करता है किसी चीज़ के लिए, जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार लगभग 20,000 से 25,000 और कुछ 30,000 तक भी एस्टिमेट जाते हैं, बिकॉज जीन की डेफिनेशन के ऊपर विवाद है। एक्चुअल में मतलब कुछ ऐसे पार्ट हो सकते हैं जो कि कोई प्रोटीन नहीं बनाते, लेकिन वो कुछ कोडिंग करने के, मतलब साइंटिस्ट का विवाद है उसके अंदर में कि एक्चुअल में क्या उसी को बोला जाएगा जीन जो कि कोड करेगी किसी चीज़ के लिए, या कुछ पार्ट हमारे कोड करते हैं लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन, एक्चुअल में प्रोटीन नहीं दिखती उनकी कोई भी, तो क्या उसको भी हम जीन बोलेंगे? उसके ऊपर विवाद है। तो हमने डेफिनेशन में देखा DNA क्या होता है, DNA कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रोमोजोम, DNA को ही ऑर्गेनाइज करके क्रोमोजोम बनता है। और फिर देखा जीन क्या होती है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर से देखेंगे DNA का काम क्या होता है। DNA का काम है प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन पूरी बॉडी के अंदर में प्रेजेंट है आपकी, ठीक है। तो DNA प्रोटीन को बनाता है mRNA के थ्रू। DNA प्रोटीन को बनाएगा mRNA के थ्रू। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये आएगा सेल के न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंट होगा, और जो प्रोटीन बनती है वो बनती है यहाँ पे, मतलब साइटोप्लाज्म में बाहर बनती है न्यूक्लियस के। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन बनती है। तो DNA एक्चुअल के अंदर में बाहर नहीं आता प्रोटीन बनाने के लिए। DNA क्या करता है? DNA बना देता है mRNA। DNA बनाता है mRNA, और mRNA न्यूक्लियस से बाहर आता है। मतलब ये हम मान लें यहाँ से न्यूक्लियस से mRNA बाहर आएगा, और यहाँ पे बनाएगा प्रोटीन, साइटोप्लाज्म के अंदर में प्रोटीन बनाएगा, ये राइबोसोम के साथ में मिलके। तो ये फंक्शन है। और DNA जो mRNA बना रहा है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये टर्म्स याद रख लेना थोड़ी, मतलब काम आ जाएंगी आपके लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और फिर जो mRNA है वो जब प्रोटीन बनाएगा उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो हमने देखा। तो DNA में जैसे कोडिंग है ATGC, जो कोडिंग है वही कोडिंग mRNA के ऊपर आ जाती है। थोड़ा डिफरेंस है, मतलब
थाइमिन को यूरासिल से रिप्लेस करते हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा मतलब कम्प्लेक्स हो जाएगा और उतना हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो आप समझो यहाँ से इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, याद रखना है, इसका नाम याद रखना है ट्रांसक्रिप्शन का। इससे बनी ट्रांसक्रिप्शन। mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, DNA में 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही स्ट्रैंड है और यहाँ पे लिखा होगा जैसे ATGC, इस तरीके से पूरा इसके अंदर में लिखा होगा। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है, इससे जो हमारी प्रोटीन बनेगी, ये बनी प्रोटीन, तो ये बनती है, इसको बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कैसे, किस चीज़ से कौन सी चीज़ बन रही है, ठीक है। और क्रोमोजोम की अगर बात करते हैं तो क्रोमोजोम जैसा मैंने बताया सेल के न्यूक्लियस के अंदर में हमारा जो इस तरीके से हमारा सेल होगा और उसका न्यूक्लियस है, उसके अंदर में इस तरीके से जलेबी क्रोमेटीन पड़ा हुआ है। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो इसको ये चेंज करेगा, क्रोमोजोम की शेप के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है, ऐसी शेप के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे भी आपको क्रोमोजोम के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्रोमोजोम क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये फॉर्म है DNA की फॉर्म है क्रोमोजोम। और इसके बारे में देखते हैं आगे क्या डिटेल देखनी है। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये। और इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में हमारे पास DNA होगा और थोड़ी प्रोटीन भी होगी इसके अंदर में, ठीक है। तो DNA की अगर बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होते हैं। जैसा मैंने बताया DNA क्रोमोजोम की फॉर्म के अंदर अरेंज होता है। वैसे तो क्रोमेटीन की तरह जलेबी की तरह पड़ा होता है, लेकिन जब भी आपको सेल डिवाइड करता है, जब भी सेल डिवाइड करता है तो सेल को क्या करना है, अपना DNA पास करना है नेक्स्ट सेल में भी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सेल जो होगा वो अपने फंक्शन, मतलब अगर वो डिवाइड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर स्किन सेल डिवाइड करेगा तो वो दूसरा स्किन सेल बनाएगा, ठीक है। स्किन सेल डिवाइड करके दूसरा स्किन सेल बनाएगा तो उस स्किन सेल के पास में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो DNA क्या करता है, DNA का जो क्रोमेटीन है वो क्रोमोजोम की फॉर्म में आएगा, वो मतलब वो कॉपियाँ बनाएगा अपनी, और उसके बाद अपना जो बेबी सेल होगा उसके अंदर में भी पास करेगा उसको। तो हमारी बॉडी के अंदर में 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम कहाँ पे होते हैं, क्रोमोजोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। DNA भी न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब DNA ही क्रोमोजोम है, बट फॉर्म अलग है, कौन कौन कहाँ पे, मतलब वो किस तरीके से अरेंज है वो अलग है। DNA एक क्रोमेटीन की फॉर्म में हो सकता है, जलेबी की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो वो क्रोमोजोम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्रोमेटीन होगा। जलेबी की 23 पेयर के क्रोमोजोम बन जाएंगे। 23 पेयर का मतलब इस तरीके के क्रोमोजोम बनेंगे 23 पेयर के, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा हमारा बटरफ्लाई की तरह वो। और इसमें से 22 हमारे क्या होंगे, ऑटोजोम होंगे, और 1 पेयर सेक्स क्रोमोजोम का होगा। ऑटोजोम का मतलब ये क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्स क्रोमोसोम क्या करेंगे, ये बेसिकली सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जो आपके सेक्स ऑर्गन हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। या आप मान सकते हो कि मतलब किसी भी सेल के अंदर में हमारे 23 पेयर होंगे, 22 होंगे ऑटोजोम, मतलब वो नॉन सेक्स क्रोमोजोम है, वो नॉन सेक्स पार्ट के लिए कोडिंग करेंगे, और ये वाले सेक्स क्रोमोजोम सेक्स पार्ट के लिए कोडिंग करेंगे। या आप इसको अगर आपको समझना है सिंपल भाषा में, तो अगर आपको बेबी का सेक्स डिसाइड करना है तो मदर के पास में XX 2 क्रोमोजोम, जैसा हमने बताया 22 ऑटोजोम है, वो ऑटोजोम है, वो सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन एक पेयर ये सेक्स क्रोमोजोम है। मदर के पास में XX होता है और फादर के पास में XY क्रोमोजोम होते हैं, ठीक है, XY क्रोमोजोम होते हैं। ये दोनों जब साथ में आएंगे, यहाँ से एक पार्ट आएगा, एक क्रोमोजोम हमारा मदर साइड से, एक हमारा फादर साइड से। तो अगर मदर साइड से X आया और फादर साइड से भी X आया तो क्या बनेगा, गर्ल, बेबी गर्ल होगी। और अगर एक साइड से X आता है और दूसरी साइड से Y आता है तो उससे बनेगा बॉय। तो मतलब सेक्स निर्धारित करना बेबी का वो मेल के जो क्रोमोजोम होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसमें वोमेन का रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी इन क्रोमोजोम के बारे में। तो 22 पेयर होंगे ऑटोजोम के, एक पेयर होगा सेक्स क्रोमोजोम का। इसके बारे में भी आपको समझना है तो XX ये आता है, मतलब ये अगर आप गर्ल, आपका जो बेबी है वो गर्ल है तो उसमें XX क्रोमोजोम आएंगे इस साइड से। 22 तो हमारे हैं ऑटोजोम, लेकिन ये जा रहे हैं हमारे XX बना उसके अंदर में, और बॉय होगा उसमें XY होगा। अब जैसा मैंने बताया क्रोमोजोम के अंदर जीन्स होती हैं, जो X जो होता है वो काफ़ी डोमिनेटिंग होता है। डोमिनेटिंग का मतलब क्या आ रहा है, डोमिनेटिंग का मतलब इसमें काफ़ी जीन्स होती हैं और ये डिसाइड करता है काफ़ी सारी चीज़ों को, ये काफ़ी सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। और वाई जो होता है इसके अंदर में काफ़ी कम जीन्स होती हैं, ठीक है। तो मेल का जो क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम है, उसका थोड़ा डिसाइडिंग फैक्टर कम होता है। अब इसके क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं अगर आपको समझना है इसको, तो जब भी हमारा बॉय जो होगा, आपको अगर बॉय के बारे में पता तो जो ऑटिज़म होता है या एल्जाइमर, मतलब जो दिमागी रूप से आपकी कोई बीमारी हो सकती है, एल्जाइमर के अंदर आपकी जो न्यूरॉन है दिमाग के वो डाई करना शुरू कर जाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। वो जो होगा वो मेल के अंदर में वो ट्वाइस और थ्राइस तक हो सकता है, मतलब मेल के अंदर में ऑटिज़म के केसेस ज़्यादा होते हैं। जो बेबी बॉय होगा उसमें ऑटिज़म के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं गर्ल के मुकाबले। क्यों, गर्ल के अंदर XX है
और एक्स एक्स ये ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ब्रेन गर्ल्स का जो ब्रेन होता है वो काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया होता है, क्योंकि वो दोनों एक्स से थोड़ी थोड़ी जीन लेके बना हुआ है, तो वो थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी का आप इसको मान सकते हो कि अच्छी क्वालिटी का है। उसको बीमारियाँ लगना जैसे डिप्रेशन वगैरह शिकार होना वो लेडीज़ के अंदर में थोड़ा कम होता है। जेनेटिक लेवल पे बात कर रहा हूँ, बाकी सोसाइटल काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन जेनेटिक लेवल के ऊपर में ये थोड़ा इसमें कम होता है। और मेल की अगर बात करते हैं तो मेल का मेंटल डेवलपमेंट वो थोड़ा उसके अंदर में मतलब उसमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, उसके अंदर में प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए मेल और फीमेल का जो ब्रेन होता है वो दोनों डिफरेंट तरीके से बने होते हैं, और उनमें जो डिफरेंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको उनकी मैनिफेस्टेशन में भी दिख जाते हैं। जैसे गर्ल के अंदर में वर्बल जो स्किल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर बात करते हैं लेडीज़ की, मेन और लेडीज़ की मैं बात करेंगे तो लेडीज़ काफ़ी सटल होती हैं। सटल इन द सेंस कि उनकी डेवलपमेंट इस तरीके से होती हैं, वो थोड़ा सटल वे के अंदर होती हैं। सटल का इसमें मतलब आता है, एक होता है ग्रॉस लेवल। जैसे मान लो मेरा हाथ एक काफ़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है। अगर मैं हाथ के मुकाबले एक उंगली रखूँगा तो मेरी एक उंगली मेरे हाथ के मुकाबले सटल है, ठीक है। तो मतलब ये सटल है। अगर मुझे इस चीज़ को समझना है तो ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा। जैसे अगर आप देखोगे, अगर मुझे अपनी आंखों से कोई चीज़ देखनी है तो वो चीज़ काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, ग्रॉस लेवल पे होनी चाहिए। अगर मुझे उससे अपनी आंखों से कोई जैसे सेल देखना है, बैक्टीरिया देखना है, वो मैं देख नहीं पाऊँगा क्योंकि वो सटल है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं सटल बोल रहा हूँ कि मतलब लेडीज़ के अंदर में ये सटल चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जब आप देखोगे, कंपेयर करोगे मैन एंड वुमेन को, तो वुमेन मैन के मुकाबले काफ़ी सटल होती हैं। इसीलिए जब आप बोलते हैं कि वुमेन को समझना काफ़ी मुश्किल है, वो एक्चुअल में मुश्किल नहीं है, बट एक्चुअल में उसके लिए थोड़ा आपको अपना जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ब्रेन है, उसको आपको सटल बनाना पड़ेगा उस चीज़ को समझने के लिए। अदरवाइज़ जैसे मान लो अगर आपको बेवकूफ़ बनाना है किसी को, वुमेन को मैन को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वो काफ़ी सटल तरीके से वर्क करती है, और ह्यूमन जो मैन का ब्रेन है वो थोड़ा मतलब क्रॉस लेवल के ऊपर में वर्क करता है। अगर उनमें डिफरेंस देखोगे, जैसा मैंने बताया आपको कि ब्रेन की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हुई होती है, उनके वर्बल जो स्किल होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, लेडीज़ के वर्बल स्किल काफ़ी अच्छे होते हैं। तो उनके अंदर में जैसे गॉसिपिंग काइंड की हैबिट ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके स्किल हैं उस लेवल के ऊपर, वो स्किल हैं। और मेल के अंदर में वो उतना लेवल के ऊपर डेवलप नहीं होते। मेल का अलग तरीके होता है, जैसे वो अगर दोस्त से मिलेगा तो उनका अपना होता है कि साथ में कुछ करते हैं। जैसे कोई अगर नशेड़ी होगा वो अपने काम करेगा, या दूसरा मतलब मूवी देखेंगे या कुछ करेंगे, वो ज़्यादा होता है। लेकिन गर्ल्स के अंदर में उनके अपने स्किल होते हैं, मतलब वो अलग तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो ये मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान बेसिक समझने के लिए कि आपके पास में 22 ऑटोजोम है और एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम का है। लेडीज़ के अंदर XX होता है और XY मेल के अंदर होता है। और इसके अंदर में भी आपको एक चीज़ अगर देखनी है तो जो Y क्रोमोजोम है ये धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। मतलब ह्यूमन मतलब ऐसे कुछ साइंटिस्ट के द्वारा बोला जाता है कि हज़ारों मिलियन साल के बाद में हो सकता है मेल ख़त्म ही हो जाए। ख़त्म होने का मतलब अगर वाई नहीं बचेगा तो मेल ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएंगे। वाई वैसे भी काफ़ी छोटा है, ठीक है, लेकिन इसको काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर लग सकते हैं। पर ये बोल रहे हैं कि ये छोटा हो रहा है। अब छोटा कब तक होगा, हम तो मतलब इस जनरेशन में हैं, बाकी मिलियंस ऑफ ईयर में हो सकता है मेल की पॉपुलेशन ही ख़त्म हो जाए, सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन बचे, क्योंकि फीमेल पॉपुलेशन डिफ़ॉल्ट मोड है। अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, बॉडी के अंदर में कोई चेंज नहीं होगा, तो बेबी गर्ल ही होगा, मतलब वो डिफ़ॉल्ट मोड है हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी में कुछ चेंज होगा, जैसे आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, उसका मतलब वो सेटिंग आपकी पहले से प्रेजेंट है। आप उसमें कुछ एडिशन करोगे तो मेल बनता है, ठीक है। अगर कुछ भी एडिशन ना करें तो फीमेल ही बनेगी। तो फीमेल प्राइमरी सेक्स है जिसको आप बोल सकते हो, वो नॉर्मल है, ठीक है। मेल उसके अंदर में आप बोल सकते हो एक अलग सी एक्सेप्शन है। तो ये हमने समझ लिया क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या है? DNA अरेंज्ड है, उसको भी बोलेंगे क्रोमोजोम। 23 पेयर होते हैं, 22 ऑटोजोम है, एक पेयर सेक्स क्रोमोजोम का है। इसमें XX XY समझना है, XX हमारी वुमेन, XY हमारा मेल आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब उसके अंदर में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा ये सेल आएगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में जो DNA होगा वो एक जलेबी की तरह हमारे ये न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है, जिसको बोलेंगे क्रोमेटीन। अब जलेबी की तरह मैंने आपको बोला कि अगर पूरे 70 ट्रिलियन सेल का आप DNA उसको खोल के रखोगे तो आप सन से, अर्थ से मून 6 बार कवर कर लोगे। तो इतना बड़ा अगर आपके पास में देखने को मिल रही है और एक काफ़ी लंबा आपके पास में क्रोमेटीन है, तो उसको सेल में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पैक करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। मतलब उस पैक करके क्या बनता है, उस पैकेजिंग की प्रोसेस को जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है, ये आपको जलेबी जो दिख रही है मतलब चाउमीन की तरह, ये क्रोमेटीन है। DNA आपका ऐसा पड़ा होता है आपके सेल के अंदर में, ठीक है, इस तरीके से पड़ा हुआ है। और जब सेल को डिवाइड करना है तो वो ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है वो, ठीक है। तो ये है क्रोमोजोम, और ये जो जलेबी दिख रही है ये क्या है? ये है क्रोमेटीन। तो इस जलेबी को अरेंज करने के लिए जो आपको बॉल बॉल टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे मान लो ये है स्ट्रक्चर, ये जो आपको ये दिख रहा है
रेड कलर का, ये डीएनए है और ये प्रोटीन है। इनके अराउंड में ऐसे सर्कल में, मतलब एक तरीके से जो जलेबी है उसको कवर करके बना हुआ है, गोले गोले बने हुए हैं। तो इस तरीके के गोले दिखेंगे, इस तरीके की कवरिंग दिखेगी पूरी हमारे सेल के अंदर में। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आपको याद रखना है टर्म न्यूक्लियोसोम बेस्ट डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें आपको डाला जा सकता है कि ये पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग की बात की जा रही है, या इसमें बोल सकते हैं ट्रांसलेशन की बात की जा रही है, ट्रांसक्रिप्शन की बात की जाए, तो आपको पता लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है। तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, ये हमारे पास में पैकेजिंग की यूनिट है, डीएनए को पैक किया जाता है सेल के अंदर में। हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन के 8 गोले यहाँ पे जो दिख रहे हैं ये हिस्टोन प्रोटीन के गोले हैं, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन के गोले हैं, इसके अंदर 8 गोले और एक और गोला, 9 गोले हैं। इनके आसपास जो है डीएनए अरेंज करके बना हुआ है। तो डीएनए बेसिक यूनिट है जो कि एक पेरेंट से जाएगा बच्चे के अंदर में, और ये सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। नॉर्मल कंडीशन में क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि इस तरीके से जलेबी दिखेगा, लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो ये बन जाएगा क्रोमोसोम, इस टाइप का बन जाएगा, और इसको देखा जा सकता है हमारे द्वारा माइक्रोस्कोप में, ऐसे इनविजिबल काइंड का होगा ये, ठीक है, जब सेल डिवाइड करने लगेगा। अब इसको अरेंज किया जाता है न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में, इस तरीके से एक गोले होंगे, उनके आसपास में अरेंज किया होगा। बस ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन देख ली हमने, क्रोमोसोम डीएनए से मिलके बने हुए, ये भी हमने देख लिया। अब फिर से अगर देखेंगे तो हमने देख लिया ये सेल का स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में इस तरीके से जलेबी की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जब सेल डिवाइड करने लगेगा तो उसका डीएनए बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन को आप देखोगे न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में है, ये न्यूक्लियोसोम